नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस में हम बात करेंगे बीजेपी का चुनावी मिशन 2024। 2024 में बीजेपी ने प्रदेश के सभी 80 सीटों पर अभी से टारगेट तय काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी देश की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज होने और यूपी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी तरह का कोई रिस्क जो है नहीं लेना चाहती, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 की अपेक्षा में 2019 के चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली थी। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी बीजेपी के फ्रंट लाइनर दिग्गज नेता अभी से चुनावी रणनीति में काम करना शुरू कर दिए हैं और शायद इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने तमाम दिग्गज अधिकारियों पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 5 में से 3 राज्यों में 2024 में विधानसभा के चुनाव के प्रस्तावित हैं। पार्टी ने इसीलिए इन नेताओं की जिम्मेदारी को अहम माना भी जा रहा है। 2024 में बीजेपी की जीत के पीछे अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, थावरचंद गहलोत जैसे प्रभारियों के अहम रोल था। वहीं आपको बताएं कि 2024 के बाद सभी नेता पार्टी और सरकार में बड़े पद पर पहुंचे हुए हैं। हाल ही में बीजेपी के 3 महासचिवों की एक कमेटी भी बनाई गई जो पार्टी के आउटरीच प्रोग्रेस को देखेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, सीएम योगी समेत बीजेपी के महासचिवों की कमेटी में सुनील बंसल, तरुण रघु और विनोद तावड़े अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह कमेटी उन राज्यों पर विशेष फोकस करेगी जहां बीजेपी विपक्ष बहरहाल बीजेपी यूपी के आगामी लोकसभा चुनाव की क्लीन स्वीप करने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी का मिशन 2024 के लिए सबसे ज्यादा फोकस 2019 में यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर है, जिसे अगले साल 2024 में जीतने के लिए पार्टी ने अभी से कड़ी मशक्कत करना शुरू कर दी है। तो देखिए, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में 2024 को लेकर तमाम तरह की जो रणनीति है वो भी बनाई गई है और 2024 के चुनाव के लिए अभी से बीजेपी या अन्य दल जो हैं सबने कमर कसकर तमाम जो मैराथन बैठकें हैं वो भी जारी है। हर एक पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि 2024 में किस तरह चुनाव जीता जाए। आज इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे और तमाम हमारे जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष सिंह। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। डॉली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विनम्र सेन हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनम्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और राघवेंद्र जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं राघवेंद्र जी का ही रुख करूंगी क्योंकि 2024 का चुनाव है और ऐसे में राज्य में भी इनकी सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार। राघवेंद्र जी, इस समय अगर उत्तर प्रदेश के सियासी पारे की बात करें तो जो बी फैक्टर है सर वो बहुत गूंज रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की या फिर बसपा की बात करें। ये बी टीम किसकी है सर? इस पे तर्क दीजिए, बी टीम किसकी है? क्योंकि मायावती कह रही हैं कि बी टीम जो है वो समाजवादी पार्टी और बसपा बीजेपी की है, वहीं सपा कह रही है कि बीजेपी और बसपा की बी टीम है। ये बी टीम है किसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एबीसीडी टीम ये इस पर विश्वास नहीं करती है जी। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विषय को लेकर के ईमानदारी से चाहे केंद्र की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार हम लोग काम करते हैं। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग लगातार तत्पर रहते हैं। जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है या जिन राज्यों में सरकार है, जिन राज्यों में सरकार नहीं है तो हम लोग संगठन के माध्यम से सेवा करते हैं, सरकार से प्रयास करते हैं कि इनकी मदद हो सके। जहां हमारी सरकारें हैं तो वहां हम लोग सरकार के माध्यम से सेवा करने का यत्न करते हैं। हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं।
हम लोग 2024 में मिशन 80 लेकर के निकले हुए हैं। 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का हमारा लक्ष्य है। उसको लेकर के हम लोग ईमानदारी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जो नए मतदाता बनाने का काम किया था, जो 18 वर्ष जो उत्तर प्रदेश में मतदाता क्रॉस कर गए थे, उसमें हम लोगों ने नए मतदाता बनाने का प्रयास किया था। उसके बाद अपने कार्यकर्ता, जो नए नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं, उनको हम लोगों ने प्रयास किया था कि उनको बताया जाए किस तरीके से हम लोगों को केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को समाज तक पहुंचाना है, उनको जागरूक करना है और किस प्रकार से चुनाव वाले दिन हम लोगों को उत्तर प्रदेश के जो मतदाता वर्ग है उनको बूथ तक ले जाने का यत्न करना है। हम लोग बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग जो है, जो समाज की जो योजनाएं हैं उसको हम लोग गरीबों में, पिछले तबकों में पहचानने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं। हम लोगों ने किसान सम्मान निधि गरीबों को देने का प्रयास किया। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास देने का प्रयास किया, निःशुल्क शौचालय देने का प्रयास किया। हम लोगों ने सड़कें देने का प्रयास किया, गैस कनेक्शन देने का प्रयास किया, बिजली कनेक्शन देने का प्रयास किया। मेरा कहने का मतलब यह है सिमरन जी, ईमानदारी से अगर देखा जाए, समाज का निचला तबका जो आर्थिक रूप से पिछड़ा होगा, शायद ही कोई ऐसा परिवार है जिसको हमारी केंद्र या प्रदेश योजना का लाभ ना मिला हो। ठीक है रघुवीर जी, आऊंगी और योजनाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता मनीष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही समझ लेते हैं क्योंकि उन्हीं के मुखिया ये बड़ा बयान दे रहे हैं। मनीष जी, अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी के कार्यालय में बसपा की जो टिकट है वो तैयार होती है, उनकी बी टीम है। ये बी टीम पर बहुत सियासत हो रही है सर, और अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की बी टीम कौन है? मनीष सिंह। सिमरन जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेताओं ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए यह महसूस किया और यह देखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण हो रहा था, समाजवादी पार्टी का टिकट वितरण हो रहा था, उस दौरान जब समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करती थी तो ठीक भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी अपने घोषित 6 महीना पहले से जो उम्मीदवार थे उनको बदल करके 6 महीना क्षेत्रों में, विधानसभा के क्षेत्रों में मेहनत किए हुए उम्मीदवारों को बहुजन समाज पार्टी ने ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जैसे ही विधानसभा के क्षेत्र में उम्मीदवार बन करके गया, ठीक बहुजन समाज पार्टी ने 6 महीना जो मेहनत किए हुए कार्यकर्ता थे बहुजन समाज पार्टी के, उनको बदल करके तुरंत भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये बात तय हुई कि कौन हरा सकता है, उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी का टिकट बदला गया। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि 2022 का चुनाव बीत चुका है। आदरणीय हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जिस तरह से भरोसा किया, उस भरोसे का नतीजा था कि 36% से ऊपर मत हमें प्राप्त हुए, 2,96,00,000 से अधिक वोट हमें प्राप्त हुए और सबसे बड़ी बात, अकेले हमारे नेता एक योद्धा की तरह लड़े और पूरी पार्टी और पूरे कार्यकर्ता हमारे नेता के पीछे खड़े होकर के जन समाज में जाकर के जन जागृति का काम किए, लोगों के सामने अपनी योजनाओं को, नीतियों को हम लोगों ने बताने का काम किया। उसका प्रतिफल था कि 125 एमएलए जीत करके आए। हम 55 सीटें ऐसी हम चुनाव हमने हार गए जिन सीटों पर 500 से कम मत से हमारी हार जीत हुई है, तो 55 सीटें तो हम ऐसी हार गए। और देखिए सबसे बड़ी बात सिमरन जी, हमें समझना होगा कि हम 2022 में नई सरकार बना पाए, छल प्रपंच और धोखे की जो राजनीति हुई उसका नतीजा यह हुआ कि समाजवादी पार्टी की बनते बनते सरकार रह गई। लेकिन 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा सिमरन जी, आदरणीय हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 80 लोकसभा क्षेत्रों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संगठन से जुड़ करके पार्टी की नीतियों को, सिद्धांतों को, विचारों को लेकर के युवाओं को ये बताने का हम काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं कि हमारे सामने कितनी बड़ी बेरोजगारी की संख्या है, कितनी बड़ी बेरोजगारों की तादाद है, किसानों का। अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत लंबा प्रवचन दे रहे थे, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार में यह काम हुआ, हमारी सरकार में यह काम हुआ, लेकिन जब 2014 का इनका मैनिफेस्टो देखिएगा, 2019 का मैनिफेस्टो देखिएगा सिमरन जी, तो आपको महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि गैस का सिलेंडर, अरे गैस का सिलेंडर तो 2014 में 400 रुपए मिलता था और 2024 में ठीक है मनीष जी, आऊंगी आपके पास और तमाम योजनाओं के बारे में बात करेंगे, कितनी महंगाई, कितना काम सब हुआ, सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रुक कर लेती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉली जी, 2022 के चुनाव में भी आप लोगों की अहम भूमिका रही
और प्रियंका गांधी ने भी जोर शोर से नारे दिए कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब 2024 की चुनाव को देखते हुए किस तरह कांग्रेस पार्टी की तैयारी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जमीन पे संघर्ष करना जानती है। आज भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी अडानी को बचाने में लगे हुए हैं, पुरजोर तरीके से जो देश के लोगों को पैसा LIC और SBI में लगा हुआ है, अगर उसके लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। सारी विपक्षी पार्टियां लड़ रही हैं। ये कितना भी ढोल ढंका पीटे, आत्मनिर्भर की बात करते करते कि आत्मनिर्भर भारत, इन्होंने देश की 80 करोड़ जनता को, जो यही लोग कहते हैं, उनको 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल पे ला दिया। आत्मनिर्भर बनाते बनाते इन्होंने 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल पर, माफ कीजिएगा ये पॉइंट, उस पर ला दिया। और क्या कहते हैं, पकाएंगे किस पे वो गरीब जनता, जिन्हें ये कहते हैं मुफ्त में बांट रहे हैं, वो पकाएंगे किस पे? 1200 रुपए के सिलेंडर पे। रही बात ये जो बार बार बोलते हैं अपराधी अपराधी अपराधी, अरे गाजियाबाद आ जाइए, मैंने वहां से सांसद का चुनाव लड़ा था 2019 में, मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से रोज घटनाएं वहां हो रही हैं। खुले तौर पर गुंडागर्दी होती है, गोलियां चलती हैं, लोगों को मारा पीटा जाता है, बच्चे किडनैप होते हैं, ठीक है, लड़कियों के शव मिलते हैं ट्रंक में और सूटकेसों में, जगह जगह इनके नेता मंत्री पाए जाते हैं लड़कियों का शोषण करने में, बलात्कारी किस तरीके से जीप चढ़ा देते हैं ये किसानों के ऊपर। कोई भी वर्ग, आप चाहे देख लीजिए किस तरीके से पेपर लीक या भर्ती घोटाले होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो जहां कहीं भी आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये पता लगेगा कि इन लोगों का आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये 24/7 सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जहां आम इंसान को इनकी जरूरत पड़ेगी, ये वहां, अगर बेटी को इनकी जरूरत है, बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन असलियत इनकी है कि बलात्कारी बचाते हैं। जहां किसान को इनकी जरूरत पड़ती है तो किसान को ये आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताते हैं। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद उनसे माफी मांगते हैं जब 750 किसान शहीद हो जाते हैं। वहां आप बताइए, ये किसान के साथ खड़े हैं या अपने उद्योगपति दोस्तों के साथ खड़े हैं? तो इनकी कथनी और करनी के फर्क। यहाँ युवा नौकरी मांगता है, ये इनको नाले पे गैस पे कहते हैं चाय बना लो या पकौड़ा तल लो। तो क्या वादे करते हैं और क्या डिलीवर करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश की जनता आज जागरूक है, समझती है। 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी है इन्होंने देश के युवाओं को। तो ये बात समझेंगे लोग, किस तरीके से अलग अलग इनकी भ्रष्ट सरकारें चल रही हैं, वो सबको समझ में आ रहा है। विपक्ष पे जिस तरीके से ये ED CBI का शिकंजा कसते हैं ताकि लोकतंत्र में कोई आवाज ना निकाल सके इनके सामने। और ये कह रहे थे सरकार, अरे अगर जहां चुनी हुई सरकारें भी नहीं होती आपकी, वहां आप इन प्रकारेण दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराते हैं। ED का CBI का डर दिखा के वहां के विधायकों को, MLA को आप किस तरीके से डरा डरा के, और अपने जहां आपकी शासन सत्ता है उन प्रदेशों में भेज भेज के आप मोबाइल बाहर रखवा के आप कैसे सरकारें गिराते हैं। डॉली जी, अगर आप तमाम विकास की बात कर रही हैं, पेपर आउट की बात कर रही हैं, तो राजस्थान में भी आपकी कांग्रेस की सरकार है, वहां भी एक एक पेपर जो है वो आउट होते रहते हैं। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। विनम्र सेन हमारे साथ जुड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनम्र जी, आपने तीनों जन की बातें सुनी, तमाम तरह के आरोप जो है वो लगातार पार्टियां लगा रही हैं, और ऐसे में अब 2024 का चुनाव है। एक तरफ जहां बीजेपी जो है लगातार बैठकें कर रही है, वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस समय विनम्र जी, जो बी फैक्टर है वो खूब गूंज रहा है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप इस बी फैक्टर को किस तरह देखते हैं? क्योंकि अगर पिछले किए गए गठबंधनों पर भी अगर नजर डालें तो कभी बीजेपी के साथ बसपा भी थी और कभी कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी थी, लेकिन आज एक दूसरे की पार्टी को लेकर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बी पार्टी वो है, उनकी बी पार्टी ये है। विनम्र जी। पहले तो मैडम मैं अपनी राय में ये बताना चाहूंगा कि राजनीति में मेरी समझ से कोई बी टीम नहीं होती जी। हर टीम ए टीम बनना चाहती, हर टीम ये दावा करती है कि मैं ए टीम हूं। तो बी टीम मानना या कोई दूसरी पार्टी किसी राजनीतिक दल की बी टीम बनने को तैयार होती, ये मैं नहीं मानता। ये जरूर है कि राजनीति में गठबंधन होते हैं, अपनी सुविधा अनुसार होते हैं, जनता के सुविधा के अनुसार राजनीतिक गठबंधन कभी नहीं हुए हैं, न आज हुए हैं, न 70 सालों के इतिहास में कभी हुआ है। जब भी राजनीतिक गठबंधन होता है तो दलगत फायदे में राजनीतिक गठबंधन होता है, न कि जनता के फायदे में होता है। वो अपनी रणनीति का एक हिस्सा होता है कि कौन किसके साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहता है। बी टीम जिसको आप कह रही हैं, कभी कभी बहुत सारे क्षेत्रों में आप देखिए, पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को जब आप एनालिसिस करें राजनीति की,
उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव की, तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी। लेकिन एक सुखदेव राजभर की पार्टी, सुहेल देव पार्टी के कारण आप देखिए समाजवादी पार्टी बस्ती से लेकर गाजीपुर तक लीड करने लगी। क्यों? क्योंकि सुहेल देव पार्टी वहां ए टीम थी, न कि समाजवादी पार्टी ए टीम। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई किसी की बी टीम। बल आपने दूसरी बात कही 24 की तैयारी में क्या हो रहा। मेरे समझ से 24 की तैयारी में अगर सारे राजनीतिक दलों पर विस्तार से दृष्टि डालिए आप, तो आप भी मैंने राजनीति पर सारे लोग राजनीति में काम कर रहे हैं, देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 की पार्टी। हम समाजवादी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी में कभी काडर था, आज काडर बेस्ड पार्टी नहीं। बहुजन समाज पार्टी काडर बेस्ड थी, लेकिन इधर विगत 10 वर्षों में उसके काडर बिखर से गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से राजनीति में है, 10 सालों से सत्ता में है, क्षमा करिएगा। उत्तर प्रदेश में भी 6 साल 7 साल से सत्ता में है, और देश में भी 9 वर्षों से सत्ता में है। इसलिए उनके कार्यकर्ता चार्ज हैं, बूथ स्तर तक उनकी इकाई है। बूथ अध्यक्ष की मीटिंग राष्ट्रीय संगठन मंत्री लेता है, प्रदेश संगठन मंत्री लेता है। या आप देखें कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से अभी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रयास किया, भारत जोड़ो यात्रा करके एक लगा कि कांग्रेस एक मूवमेंट ले रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लग रहा है कि एक नेतृत्व प्रदान करेगी विपक्ष को। लेकिन वही विदेश यात्रा में जाकर के एक देखिए आप संसद में आज कितना हंगामा हुआ, या देश भर में क्या, मैंने एक सामान्य जनमानस के भीतर ये सवाल उत्पन्न हो गया कि भाई जो सद्भाव था राहुल गांधी के प्रति भारत जोड़ो यात्रा का, और वो सद्भाव आज दुर्भाव में बदल गया कि विदेश में जाकर भारत की निंदा करना। भारत की जनता, मैं समझता हूं मैडम कि भारत की जनता इमोशनल है। उसको इमोशनली आप उसको हर्ट कर रहे हैं अगर भारत को कहीं दूसरे देश में जाकर खड़ा कर रहे हैं चुनौती। दूसरी बात, अरे ये तो रही कांग्रेस की बात जी। दूसरी बात, जो दूसरा विपक्षी दल है जिसके सामने चुनौती है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात कर कि जो समाजवादी पार्टी, जिसके सामने चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा के चुनाव में हराना। ठीक है, राघवेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। राघवेंद्र जी, अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा तमाम आरोप लगा रही हैं। वो ये कह रही हैं महंगाई से जो जनता है वो त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ऐसे में चुनाव में आप लोग व्यस्त हैं। ऐसे में राघवेंद्र जी आपसे यही जानना चाहूंगी, ये महंगाई लगातार लेकर ये मुद्दा जो है विपक्ष उठाता रहता है, कहीं ऐसा ना हो ये महंगाई का जो मुद्दा है आपके लिए लॉस साबित हो? क्योंकि ये मुद्दा जो है लगातार, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी के मुखिया भी लगातार सड़क से लेकर सदन तक उठाते हुए नजर आते हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में महंगाई के विषय को लेकर के हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन उसको देखते हुए जो महंगाई का विषय है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। आज की तारीख में हम देख लें अमेरिका की क्या स्थिति है, आज की तारीख में हम देखें हम चाइना की क्या स्थिति है, आज की तारीख में देखें बांग्लादेश की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, श्रीलंका की क्या स्थिति है, हमारे आसपास जो देश हैं उनकी क्या स्थिति। चाइना में 2000 बैंकें बंद हो गई हैं, अमेरिका में विकास दर माइनस में जा रही है। देखिए आज की जो ग्लोबल परिस्थिति, जो वैश्विक स्थिति जो है, वो हमारा देश उसको लेकर के बहुत ही ईमानदारी से प्रयास कर रहा है उससे उभरने का। आज की तारीख में हमारा देश जो है किसी समय 10वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था, आज की तारीख में वैश्विक परिदृश्य में 5वीं अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के विषय में बता रहा हूँ, 2017 में हमारी बेरोजगारी दर 13.5% थी सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार, जो समाजवादी पार्टी की सरकार की। आज की तारीख में हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, कोरोना काल में पीछे पड़ा हमारी सरकार में, योगी पार्ट 1 में, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर मात्र 3.5% है। हम लोगों ने इस दिशा में बहुत बेहतर काम किया है। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई हो। लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र की दिशा जो है बहुत ही संतोषजनक है। उत्तर प्रदेश में ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो दर्पण होता है वो लोकतंत्र में चुनाव होता है। आज की तारीख में घेरने का कौन काम कर रहा है? समाजवादी पार्टी, जिनकी लोकसभा में 2 या 3 सीटें हैं, कांग्रेस जो अपनी परंपरागत सीटें हार रही है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से हमारे पास लगभग 66 या 67 सीटें हैं।
ये हमको ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, राघवेंद्र जी आऊंगी आपके पास। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ मनीष सिंह जुड़े हुए हैं। मनीष सिंह, 2022 विधानसभा चुनाव में खूब कोशिश की गई, खूब प्रचार प्रसार किया गया और आप लोगों ने बढ़िया चुनाव भी कराया और सीटें भी आपको मिली। लेकिन मनीष सिंह, आपसे ये समझना चाहूंगी, अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि 80 में से 80 सीटें जोड़ेंगे, जीत के लाएंगे इस बार। लेकिन मनीष यादव, अगर हम देखें तो जो गठबंधन है वो आपका चल नहीं पाता। इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन करके क्या कुछ नया करके दिखाएगी? क्योंकि देखिए आपके पास दोहरी चुनौती है। अगर MY फैक्टर की बात करें, यानी मोदी और योगी, तो इनके सामने बड़ी चुनौती आपके लिए। कैसे आप इस चुनौती को पार कर पाएंगे मनीष यादव सिंह? सिमरन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उत्तर प्रदेश और देश में जनता के सामने कोई समस्या नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है, 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश आज बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रहा है। आज स्थिति ये है कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि 2 वक्त की सब्जियां खरीद करके अपने घरों में लेकर के आए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता और नेता तो सरकार में है, इनको पता नहीं है कि सब्जी के दाम किस स्तर पर पहुंच गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वैश्विक मंदी की वजह से हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ी है। अरे विश्व का भारत इकलौता ऐसा देश है जिस देश में सबसे महंगे गैस के सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा महंगे गैस के सिलेंडर के दाम है। आप देखिए 2014 में 400 रुपए प्रति सिलेंडर था। आज के समय में 2024 आते आते 1400 रुपए गैस के सिलेंडर का दाम हो जाएगा। तो ये बात समझना पड़ेगा। आपने कहा था 2014 में कि आप काला धन वापस लेकर के आएंगे, काला धन वापस लेकर के आएंगे और प्रति व्यक्ति 15-15 लाख रुपए आपने जनधन का खाता भी खुलवाया कि 15-15 लाख रुपए आप खाते में देंगे। किसी को आपने कुछ दिया? जो लोग नौकरी में थे, रोजगार में थे, उनके रोजगारों को आपने छीन लिया, उनकी नौकरियों को छीन लिया, कंपनियां बंद हो गई। और सबसे बड़ी बात देखिए सिमरन जी, हमें समझना पड़ेगा कि जब चुनाव में जो बात हम कहते हैं वादे के तौर पर, हमको कोशिश करना चाहिए कि पब्लिक मीटिंग में जो बात कही जाए, चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया जाता है, चुनाव आयोग को। लेकिन मनीष जी, अगर रोजगार नहीं दिया जा रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो उत्तर प्रदेश जो है निवेशकों की पहली पसंद भी बना है। आंकड़े में भी ये बात सामने आई है। आप लोग हमेशा इसी बात को लेकर मुद्दा उठाते हैं, लेकिन एक बात ये क्यों नहीं समझ में आती, अगर योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, अगर वो कोई योजनाएं लाते हैं तो अखिलेश यादव को कुछ पसंद क्यों नहीं आती? अगर वो नवरात्रि में पूजा पाठ कराने के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अखिलेश यादव को इस पे आपत्ति क्यों है इतनी? सिमरन जी, उत्तर प्रदेश में सिमरन जी 58,194 ग्राम सभाएं हैं, 12,000 से ऊपर शहरी क्षेत्र में वार्ड है, 17 नगर निगम है और एक जनपद को आपने 1 लाख रुपया दिया है। 58,194 ग्राम सभाओं में एक मंदिर अगर भी होगा तो आप जोड़िए कि 58,194 मंदिर है। आपने 1 लाख रुपए, अरे 100 रुपए भी एक मंदिर को आपने नवरात्रि में पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए नहीं दिया। कैसी सिमरन जी दुनिया में आप जी रही है, जहां पर तो 15 दिनों पर भगवान का हमारे घर में कथा होती, पैसे की गड्ढा बहा देती थी। मनीष जी, पहल तो करने दीजिए ना, पहल तो करने दीजिए। मुख्यमंत्री पहल कर रहे हैं, पहल करने दीजिए। सुनिए ना, हमारे घर में गोली चलवाने वाले लोग। रघुवेंद्र जी आऊंगी आपके पास, बोलने दीजिए मनीष जी को, बोलिए, बात पूरी करिए मनीष जी। राघवेंद्र बाबू सुन लीजिए, आप वरिष्ठ नेता हैं और सुन लीजिए। अरे उनका भी थोड़ा ध्यान रखिए, सुन लीजिए। ऐसा है कि जो परिवेश और जो परिपाटी का चलन बढ़ा है, इसको अगर महसूस करिएगा तो सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी भाषाओं को और सभी क्षेत्रों को साथ में लेकर के चलने की जो अवधारणा और परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, और इसी आधार पर जब देश को आजादी मिली थी तो कभी यह नहीं सोचा था हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति ने कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान। ठीक है मनीष जी, ठीक है। डॉली शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस से है। डॉली शर्मा,
2022 में आप लोगों का कुछ कमाल देखने को नहीं मिला। इस बार अभी अब तमाम जो आरोप है राहुल गांधी पर भी लग रहे हैं। अगर आप बात कर रही हैं किसानों के कि किसानों की मौत हो गई, प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन अगर वो बयान भी आप याद करिए अभी हाल में जो राहुल गांधी दे के आए हैं लंदन में, उस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है ये भी बताइएगा डॉली शर्मा। सिमरन जी मैं ना बताऊंगी नहीं, आपको सुनाऊंगी। बताइए। राहुल गांधी जी ने वहां कहा कि हमारे देश की का डेमोक्रेसी, हमारे देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व में, और उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमारे यहाँ जो आंतरिक दिक्कतें हैं वो हम अपनी दिक्कतें खुद सुलझाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये जो झूठ परोस रही है, इनको कहिए कि सबसे पहले अगर इनको माफी मंगवानी है तो प्रधानमंत्री जी से मंगवाएं। उनके भाषण में आपको बता देती हूँ किस तरीके के वो अनर्गल भाषण रोज। ठीक है, समय की कमी है, बस छोटा छोटा आप लोगों से बस एक रिएक्शन चाहूंगी। 2024 का चुनाव है, आप सबने भी कमर कस के तैयारियां करना शुरू कर दी है। सबसे पहले रघुवेंद्र जी के पास जाऊंगी। रघुवेंद्र जी, तमाम जो आरोप है आप लोग पर लग रहे हैं और वही तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर आप लोग मंथन कर रहे हैं 2024 के लिए, तो रूठों को मनाने की कोशिश किस तरह चल रही है? शॉर्ट रिएक्शन। हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हम लोग पॉजिटिव थिंकर है और ईमानदारी से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग चुनाव में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करती है, समाजवादी पार्टी की उत्तर राघवेंद्र जी आपकी पॉजिटिव सोच देखी है, सबने देखी है। जब आपके नेता, आपके गृह मंत्री का बेटे ने आपके गृह मंत्री के बेटे ने जीत से किसानों को कुचल दिया, ये देश ने देखा है। आप देखा है कुलदीप सिंह सेंगर ने जब लड़की का बलात्कार किया, आपने उसके पिता को मरवा दिया और उसके परिवार पर भी अटैक करा और लड़की के परिवार के लिए आग लगानी पड़ी। देखा लोगों ने। डॉली शर्मा, हाथरस में लड़की ने डॉली शर्मा आपसे शॉर्ट रिएक्शन चाहूंगी। डॉली शर्मा जला दिया। आपसे शॉर्ट रिएक्शन चाहूंगी। 2024 का चुनाव अभी से तैयारी शुरू है, तब वो 5 कौन से आपके मुद्दे रहेंगे जो 2024 के चुनाव को देखते हुए आप लोग जनता के बीच में लेकर जाएंगे? देखिए आज जनता का हर मुद्दा, राहुल गांधी अरे तड़ी पार। डॉली शर्मा, समय की कमी है, शॉर्ट रिएक्शन। डॉली शर्मा, गृह मंत्री तड़ी पार हो, आप इनको बोलिए चुप हो जाए ना। ये रघुवेंद्र जी बोलने दीजिए, रघुवेंद्र जी बोलने दीजिए, समय की कमी है। शॉर्ट रिएक्शन आप लोग से चाहूंगी, शॉर्ट में आप लोग अपनी बात को पूरी करिए। हम दुर्भाग्य मानते थे लोग भारत में रहने का। मनीष जी का रुख करूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मनीष जी, शॉर्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगी कि 2024 के लिए लगातार सदन से लेकर सड़क तक अखिलेश यादव जनता से के हित के तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। फिलहाल अब कौन से वो अहम मुद्दे जो आप लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मनीष सिंह। समाजवादी पार्टी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, 80 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता समाजवादी पार्टी का गांव के गरीबों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, अडानी की बात करेगा, अंबानी की बात करेगा, और देश में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मचाया है उसको। ठीक है, शॉर्ट रिएक्शन। विनम सेन सिंह जी जुड़े हुए हैं। विनम जी, आपने सुना, मनीष जी की भी बातें सुनी, डॉली जी की भी बातें सुनी है, रघुवेंद्र जी की भी बातें आपने सुन ली है। 2024 का चुनाव है, पार्टियां जो है लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन जनता के हित के लिए क्या कुछ विपक्ष करेगा, क्या पक्ष करेगा, इस पर अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इन सब बात सुनने के बाद आपका क्या कुछ कहना है विनम्र जी? मैडम, मेरा स्पष्ट ये मानना है कि 24 में विपक्ष के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना है, लेकिन इसके लिए उनको ये समझना होगा कि उनको अब भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने के लिए फुल टाइमर बनाम पार्ट टाइमर की बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फुल टाइम वर्कर हैं, 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको मुकाबला करना है तो उसके लिए आपको 24 घंटे 7 दिन काम करना पड़ेगा, न कि ऐसे मुद्दों को उठाकर जिसका भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वह। एक मिनट मनीष जी, मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुन ले। मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपनी राय दे रहा हूं। मैं बात कह रहा हूं कि राजनीति आज जिस दिशा में जा रही है भारत की और उत्तर प्रदेश की, आपको जनता के हितों के मुद्दों को प्रकाश में डालना पड़ेगा, जनता के हितों को मुद्दों को उठाना पड़ेगा, न कि व्यक्तिगत हित के मुद्दे को जब तक आप उठा के प्रयास करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, लेकिन अब सवाल इस बड़ी
बहस के बाद यही निकलता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम पार्टियां जो है एक के बाद एक मैराथन बैठकें कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का भी खेल जो है लगातार उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर बाजी मारने के लिए समाजवादी पार्टी ने के भी तमाम दावे हैं, उसी के साथ बीजेपी के भी तमाम दावे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि 2024 में जब चुनाव होता है तो किसके दावों में कितना दम। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड।